सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्की मईशत में बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सरमायाकारी हो रही है, रिजर्व में इजाफा हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब इस वक्त ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। जीडीपी के लिहाज से टैक्स की शरह अभी भी कम है। वफाकी हुकूमत ने 3 साला माशी प्लान जारी कर दिया है। मिड टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत आदाफ मुकर्रर किए गए हैं। माली साल 2024 से 2027 पर मुश्तमिल 3 बरसों के तखमीने शामिल हैं। 3 साल में माशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर है। रवा माली साल में जीडीपी ग्रोथ 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो ने भी अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को मुस्बत सिमत की जानिब गामजन करार दे दिया है। माहिरीन के मुताबिक अब पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिम पर चल रही है। माली साल 2023 की निस्बत रवां साल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर रही और इसी तनासुब से मईशत का पहिया चलता रहा तो 2025 में मईशत तेजी से तरक्की कर रही होगी। हुकूमत मईशत को बेहतर बनाने के लिए सख्त माशी फैसले कर रही है। हुकूमत की जानिब से टैक्स हदफ पूरा करने के लिए बैंक्स पर 197 अरब रुपए इजाफी इनकम टैक्स आयद किया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक बैंक्स को अपने भारी प्रॉफिट पर 197 अरब इजाफी इनकम टैक्स अदा करना होगा। इस टैक्स से बचने के लिए बैंक्स लॉबिंग कर रहे हैं और एक बार फिर इजाफी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फर्म तोला एसोसिएट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में मकामी और गैर मुल्की बैंक्स मिलाकर मजमूई तौर पर 27 बैंक्स काम कर रहे हैं, जिनसे एडवांस टू डिपॉजिट रेशो यानी एडीआर की बुनियाद पर 197 अरब का इजाफी इनकम टैक्स हासिल किया जा सकता है। ये बैंक्स हुकूमत को भारी कर्ज दे रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक अगर बैंक्स के प्राइवेट सेक्टर को दिए गए कर्ज एक मखसूस सतह से कम होंगे तो बैंक्स को 10 से 15% तक इजाफी इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स साल 2024 में बैंक्स पर 612 अरब रुपए का इजाफी इनकम टैक्स आयद हुआ था, लेकिन बैंक्स हुकूमत से इस्तिस्ना हासिल करने में कामयाब रहे थे। इजाफी इनकम टैक्स की पॉलिसी 2022 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसका मकसद था कि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा कर्ज फराहम करें, लेकिन फिर हुकूमत ने इसको 2023 में मुअत्तल कर दिया था। लेकिन जनवरी 2024 में इसको दोबारा बहाल कर दिया गया था। बैंक्स पर इस वक्त नॉर्मली 39% टैक्स आयद है, लेकिन अगर बैंक्स का एडीआर रेशो 40% तक रहता है तो फिर हुकूमत इस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्जों पर हासिल किए गए मुनाफे पर 55% टैक्स वसूल करेगी। अगर एडीआर रेशो 49 रहता है तो फिर बैंक से 50% टैक्स वसूल किया जाएगा। अगर एडीआर 50% से बढ़ जाता है तो फिर हुकूमत आम शरह के मुताबिक ही 39% टैक्स वसूल करेगी। ये टैक्स साल के आखिरी दिन के आदाद शुमार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बैंक्स अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं। और इस बार भी बैंक्स इजाफी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए स्टे लेने में कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को बैंक से 197 अरब टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी बैंक की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया कि बैंक्स के लिए एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो यानी एडीआर टैक्स छूट की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद ने कमेटी को बताया कि आइंदा दिसंबर 2024 में भी टैक्स स्टेटस बरकरार रहेगा, क्योंकि महकमा टैक्स 31 दिसंबर 2024 तक मुतवक्के एडीआर का तखमीना नहीं लगा सकता। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि बैंक्स कैलेंडर साल को टैक्स साल के तौर पर यानी जनवरी से दिसंबर तक फॉलो करते हैं। मौजूदा साल 2025 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। जनवरी से जून 2024 के दौरान 4 बैंक्स की जानिब से जमा कराए गए हाफ ईयरली अकाउंट्स के मुताबिक एडीआर 21% से 46% तक रिकॉर्ड किया गया है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि अगर बैंक सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी करने के बजाय निजी शोबे को ज्यादा कर्जे देते हैं तो एडीआर का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्ज कम दिया जाता है तो इससे मजमूई इक़्तिसादी तरक्की पर गहरा असर पड़ेगा और मुल्की सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए होने वाली सरमायाकारी मुतासिर होगी। पाकिस्तान में पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी में इजाफे की जरूरत है, जिसमें बैंक्स का बड़ा ही अहम किरदार है। इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशियात हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है और तरक्की करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का किरदार बड़ा अहम होता है और प्राइवेट सेक्टर का जो लिंक होता है बैंक से कर्ज़ों की सूरत में, आसान शराइत पर फाइनेंसिंग की सूरत में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एडीआर टैक्स वाला इशू है जिसको लेकर बैंक्स अदालत चले गए और अदालत ने भी एक स्टे जारी कर दिया, तो इससे हमारी प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंसिंग या वो जो लैंडिंग है वो कितनी मुतासिर हो जाएगी और इससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी पर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं?
जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए पहली बात तो ये है कि टैक्सेस बहुत एक्सेसिव हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, खासकर बैंकिंग सेक्टर पे। आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर का स्केड्यूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉन बैंकिंग जो है सेक्टर से, और उसमें काफ़ी हद तक टैक्सेस ज़्यादा हैं ऑलरेडी। और अगर आप इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होगा, और उसमें फिर बैंक्स ज़्यादातर जो है वो उसके जो है ना उसके अराउंड सॉल्यूशंस क्रिएट कर देते हैं, और जो मकसद होता है वो भी पूरा नहीं होता। अब देखें ज़्यादातर पता है सबको कि बैंक्स जो हैं कुछ जो है अपने ऑलरेडी जो क्लाइंट्स उनके हैं उन्हीं को जो है वो एडीआर्स में अपने एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो है उसमें जो है उन्हीं को एडवांसेस दे रहे हैं जो ऑलरेडी जो है उनसे उनके क्लाइंट्स हैं, या कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मैनेजिंग, या इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, मैनेजिंग ये वाला एरिया जिसमें एडवांस डिपॉजिट रेशियो आपका रेशियो इतना कम हो जाए कि अपने नाज़रीन के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि एडवांस डिपॉजिट रेशियो बेसिकली ये होता है कि बैंक्स डिपॉजिट कितना ले रहे हैं लोगों से, और उसको आगे एडवांसेस में कितना दे रहे हैं, उसको कितना ज़्यादा आगे लेंड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो कर्जे दे रहे हैं आगे बिजनेसेस को और कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को, ताकि इकोनॉमी में कैपिटल आए और ग्रो करे और डिपॉजिटर्स का पैसा सही जगह लगे, और बैंक से एक चैनल होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक टैक्स एडिशनल रखा कि जी आप एडवांसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे बल्कि गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको एक्सेसिव टैक्स लगेगा अगर आप जो है एडवांसेस जो है प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे। तो देखिए इन फर्स्ट प्लेस टैक्सेस ज्यादा है, नंबर वन, उसको कम करना पड़ेगा। सेकेंडली ये एक्सेसिव टैक्स जो है क्यों है? एक्सेसिव टैक्स इसलिए है कि गवर्नमेंट खुद बोरिंग बहुत ज्यादा करती आई है, और गवर्नमेंट ने भी अपने एवेन्यूज क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से मैं पिछले 25-30 साल की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बैंक्स ने भी ज्यादातर वही पैसा दिया जहां उनको रिटर्न अच्छे नजर आए और रिस्क कम नजर आया, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर ही था। तो ये प्रॉब्लम जो है ना दोनों एंड पर है, गवर्नमेंट के एंड पे भी है, फिजिकल साइड पे भी, और बैंकिंग साइड पे भी है, तो दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक टैक्स की बात है उसमें इस वक्त जो है बैंक्स जो है अभी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि उसके अराउंड वो विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं, जिससे उनका एडवांस डिपॉजिट रेशियो भी मैनेज हो जाए, उस लेवल पे आ जाए जहां से टैक्स एक्सेसिव टैक्स जो लगना है 5% वो ना लगे, और एडवांस डिपॉजिट रेशियो भी मेंटेन हो जाए, और फिर गवर्नमेंट और जो भी टैक्स अथॉरिटी वो ये कहेंगे ठीक है इन्होंने तो अपने एडवांस डिपॉजिट रेशियो को बरकरार रखा है या अपने उस लिमिट में रखा है। तो कहने का मतलब ये कि जो पर्पस है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग होना या प्राइवेट सेक्टर को कर्जे मिलना वो नहीं हो रहा। उसके लिए मेरे ख्याल में पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे आमादा किया जाए कि वो रिस्क लें, वो जाएं छोटे बिजनेसेस को पैसा दें, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा दें, उनको कैपिटल दें, उनको कैपिटल की बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास तो वैसे ही आपको पता है अच्छे कैश फ्लोज होते हैं, उनको तो जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। तो ये एक बड़ा पॉलिसी इशू है, ना कि ये कि सिर्फ आपने स्टे ले लिया और उससे जो है मसले हल होंगे। तो ज़ाहिर है खुर्रम साहब, ये पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ बैठकर ही डील हो सकती है, उनके साथ बैठकर ही इस पर बात हो सकती है कि यहाँ से भी बेहतरीन माइंड्स बैठे हैं, वहाँ से भी पॉलिसी मेकर्स आकर बैठे हो, कोई वे आउट इसका निकालें। अदालत चले जाना तो किसी भी मामले को तूल देने के मुताबिक तो हो सकता है, वो लंबा तो हो सकता है मामला, लेकिन उसका कोई लॉजिकल एंड तो नहीं निकलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ बैंकों का टिल्ट क्यों नहीं है, उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं है, इस पर भी ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा कि ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लेकर आगे चलना है ना, अगर आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना है। प्राइवेट सेक्टर को अगर बैंक्स नहीं सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट भी क्यों, रिटर्न तो उन्हें प्रॉपर वहाँ से हासिल होना ही है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये कॉपरेशन नहीं होगा तो ओवरऑल हमें बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, हमारे पूरी इंडस्ट्री को। जी देखिए ये बड़ा इशू है। बड़ा इशू किस तरह से? जब भी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ जाते हैं, जब भी इकोनॉमी में खतरात बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो सेक्टर हिट होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, क्योंकि उनके जो स्टेक्स होते हैं, उनके जितने जो है वो उनका पोर्टफोलियो होता है, उन्होंने इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स को जो है लोन्स दिए हुए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 15 साल का अगर आप जायजा लें तो ज्यादातर ये हुआ है, इसके बावजूद कि इकोनॉमी भी बेहतर हुई है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ ग्रोथ भी आई है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने एक लाइन पकड़ के रखी, वो ज्यादातर, वो मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग सेक्टर का ही सारा कसूर है, वो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी या गवर्नमेंट को पैसे देना या गवर्नमेंट से आसान तरीके से पैसा कमा लेना। और बैंक्स ने डिपॉजिटर्स का पैसा, आज देखें 90% से ज्यादा डिपॉजिटर का पैसा गवर्नमेंट को गया हुआ है,
यानी कि गवर्नमेंट को लेंड किया गया है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फिजिकल मामलात को जो है वो उसमें इस फाइनेंसिंग के थ्रू हल करती है, फिर वापस वो देखिए गवर्नमेंट की अपनी कितनी ज्यादा जो है रिपेमेंट है, आपको पता है ना, 9.8 ट्रिलियन रुपया इस साल गवर्नमेंट ने अपने कर्जों की अदायगियों में देना है। वो तो अच्छा, वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, तो वो 9.8 ट्रिलियन कट कटा के 8.5 ट्रिलियन के पास आ गया है। यानी कि ये अच्छा हुआ है कि कर्जों के सूद की शरह नीचे आई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट अपना और फिस्कल अथॉरिटीज ने मैनेज भी किया अपने आप को बड़ा अच्छा। अपने शॉर्ट टर्म जो लोन्स थे उनको कन्वर्ट किया सस्ते लोन्स में, महंगे लोन्स को रिटायर किया स्टेट बैंक के प्रॉफिट से। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप को उसमें जो है वो अपने हाथ खींच लेता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि फिस्कल साइड से भी पिछले 15 सालों में फिस्कल साइड से भी और एवेन्यूज नहीं देखे गए कि जी बैंकों से ही पैसा ले लें बस, और यहीं से बोरो कर लें लोकल मार्केट से और लगा लें आप, और उसको जो है ना सही तरीके से प्रोडक्टिव यूज भी नहीं किया गया। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक्स डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक्स के थ्रू ज्यादातर आया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने भी अपने आप को सही से मैनेज नहीं किया, वेस्टेजेस ज्यादा हुई, टैक्स भी सही से कलेक्ट नहीं किया और ज्यादा कर्जा भी चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। तो ये पिछले 15-20 सालों की कहानी है, ये सिर्फ आज या कल की स्टोरी नहीं है जो कि आज बैंकों का बिहेवियर देखते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कसूर दोनों साइड पर है कि फिस्कल अथॉरिटीज ने पिछले 15-20 सालों में वैसा मैनेज नहीं किया अपने आप को कि सही जगह से अपने और एवेन्यूज क्रिएट करें जहां से पैसा रेस, पब्लिक से डायरेक्ट पैसा रेस करें, डेट कैपिटल मार्केट क्रिएट करें जहां से कर्जा लें, पब्लिक वहां आके पार्टिसिपेट करे। सिर्फ बैंकों से ही पैसा उठाते रहे और बैंकों ने भी ज्यादातर गवर्नमेंट को ही पैसा दिया, प्राइवेट सेक्टर में कम लगाया। तो दोनों तरफ कसूर है, लेकिन फिस्कल पॉलिसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी की साइड जो है अगर ठीक होगी तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे उसी हिसाब से आएगा। तो मेरे ख्याल में लार्जर इशू है, ये इशू नहीं है कि आज बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं दे रहे। आज तो सिर्फ टैक्स लगाए तो वो सोच रहे हैं इसके अराउंड किसी तरह से ऐसा किया जाए कि हमारा रिस्क भी ना बढ़े, हम पैसा भी ना दें और वहीं पर ही घुमाएं अपना पैसा, और हमारा ये एडीआर का मसला भी हल हो जाए और टैक्स भी हमें एडिशनल ना लगे, क्योंकि वो भी तो रिटर्न्स के लिए काम कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, उनके शेयर होल्डर्स ने, बैंकों के शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी इशू है, और पॉलिसी जो है बड़ी होलिस्टिक बने जिसमें गवर्नमेंट अपने ऑल्टरनेट्स क्रिएट करे कि बैंकों के अलावा भी जाके बोरोइंग किसी और से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रेस कर सकती है गवर्नमेंट, और बैंक्स उसी हिसाब से लिक्विडिटी उनके पास रहेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो नहीं करेगी तो बैंक्स खुद सोचेंगे कि अब हमारे पास जो पैसा बच रहा है डिपॉजिटर्स का वो हम किसी प्राइवेट सेक्टर में लगाएं या किसी प्रोजेक्ट में लगाएं, रिस्क लें। तो ये ब्रॉडर इशू ठीक होगा तो आपके ये फाइनेंशियल सेक्टर और इसकी बोरोइंग और ये आइडियाज और टैक्सेस सब ठीक होते जाएंगे। लेकिन इसमें आप सही कह रहे हैं, दोनों को बैठने का इस सजेशन पर खुर्रम साहब जाहिर है कि काम दोनों ही स्टेक होल्डर्स को करना चाहिए, लेकिन जनवरी 2024 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये 8-10 माह तक बैंक्स ने भी इंतज़ार किया, जब तक कलेक्शन का टाइम नहीं करीब आया उस वक्त तक कोई स्टे में नहीं गया, उस वक्त तक उन्होंने इस मामले को नहीं हाइप दी। अब जब वक्त बिल्कुल करीब था और उस वक्त अब ये स्टे में चले जाना और इस मामले को फिर अब एक अदालत में लेकर जाना, तो ये क्या इकॉनमी के मामलात भी अब अदालतों में तय होंगे? ज़ाहिर है अदालतों को भी मुल्क की मफाद और मुल्क की जो इकनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त उसको देखते हुए कोई भी इस वक्त ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन अब हम इकॉनमी के मामलात को भी अदालतों में जाते हुए देखेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुनिया अब चेंज हो चुकी है और जो है बड़ी डेडिकेटेड जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम्स बन चुके हैं। आप यूएई चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, वो उन्होंने हर जोन को अलग कर दिया है, हर जगह का रेगुलेटरी सिस्टम है, एक ब्रॉडर रेगुलेटरी सिस्टम है। आपको जो है इस तरह के इश्यूज अदालतों में जो है वो जाते हुए नजर भी नहीं आते और ये सेटल डाउन होते हैं। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम ये है कि स्टेक होल्डर जो है या जो इन्वेस्टर है या जो बैंक्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है मुल्क में और ये फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी एक से है, उनका एक मसल है, तो वो भी क्या करेंगे? उनके ऊपर अगर आप बहुत सारे टैक्सेस लगा देंगे और अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो बैंक्स पे जाए, थर्ड पार्टी कहाँ होगी, किसके पास जाएंगे? वो अदालतों में जाएंगे। अदालतें जो है ना इस मामले में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्हें भी प्रोफेशनल्स को इंगेज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ डेडिकेटेड वाली कोर्ट्स हों जो कि ये कॉर्पोरेट और ये इस तरह के इकोनॉमिक और ये बड़े इश्यूज को जल्दी सॉर्ट आउट करें। और इसमें स्टे में चले जाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, कि जिसको कुछ बात समझ नहीं आती या जिसको कुछ रुकवाना होता है तो ये एक तरह से टूल बन चुका है चीज को रोकने का, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा हर्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हर्ट होती है कि स्टे मिल गया अब कोई कुछ कर नहीं सकता।
तो ये होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्टे वाली जो अदालतें हैं या स्टे वाले जो टूल्स हैं ये होने ही नहीं चाहिए। कि अदालतों को भी मेरे ख्याल में एक हम्बल सजेशन है, सोचना चाहिए कि स्टे ना दें, वहीं पर इसको सॉर्ट आउट करें, हल करें, आगे बढ़ें। क्योंकि स्टे से दो नुकसान होते हैं। एक तो जिसने कानून बनाया है और उसके लिए भी नुकसान है, दूसरा उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि जी जिसको कानून पे अमल करना है। मेरे ख्याल में ये जो अदालतों वाला इशू है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो है ना इस मुल्क पे इंटरेस्ट या ट्रस्ट कम हो जाता है रिलेटिवली, कि जी हर कोई अदालत में चले जाके स्टे ले लेता है और वो फिर चीजें चलती हैं सालों साल, उसका कोई हल ही नहीं निकलता। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम का। हमारे लीगल सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा। और सिमिलरली मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट को अपने एवेन्यूज बनाने पड़ेंगे और बैंक्स को रिस्क लेना पड़ेगा एक सर्टेन एक्सटेंट पे, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो सके और हम आगे बढ़े, इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारा सामने आ सके। और खुर्रम साहब, चूंकि अभी आपने रेगुलेटर का जिक्र किया, तो इस पूरे सिनेरियो में क्या ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता था? क्या स्टेट बैंक एक रेगुलेटर, क्या हम उसको तसव्वुर कर सकते हैं कि वो आए और इसमें अपना कोई रोल प्ले करने की कोशिश करे, इस मामले को सेटल करने की कोशिश करे? वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, टैक्स की पॉलिसी जो है वो तो लागू होती है जो है आपके एफबीआर की तरफ से, और आपकी जो है वो फिस्कल अथॉरिटीज की तरफ से टैक्स जो है ना वो लगाए जाते हैं, फाइनेंस बिल का पार्ट होते हैं टैक्सेस। तो वो तो उसमें स्टेट बैंक तो उसका कोई उसमें अमल दखल नहीं है। जहाँ तक कोर्ट्स का ताल्लुक है तो नेचुरली कोर्ट्स में बैंकिंग कोर्ट्स जो है वायु, लेकिन वो ऑफकोर्स इंडिविजुअल और रिटेल लेवल पे जो केसेस होते हैं उनको सेटल करती है, कॉर्पोरेट लेवल भी थोड़े बहुत होते हैं। बट ये जो है ना, मैंने बताया कि ये जो इशू है ये स्टेट का है या फिर गवर्नमेंट का है, फिस्कल अथॉरिटीज का और बैंक्स का। कि जी फिस्कल अथॉरिटीज ये कहती हैं कि बैंक्स बहुत ज्यादा जो है ना वो पैसा कमाते हैं तो उसका टैक्स एक फेयर शेयर दे दें, तो वो लगा दिया। लेकिन अगर एडिशनल कोई चीज बनाई है गवर्नमेंट ने कि जी आप अगर प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम ही दे रहे हैं तो उसको टैक्स एडिशनल दें। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी मैं आपको टैक्स दे तो ना उतना ज्यादा, एडिशनल टैक्स क्यों दूं, ये तो मेरी कॉल होनी चाहिए, मैं किसको कर्जा दूं किसको ना दूं। तो देखें, ये जो है ना पॉलिसी लेवल का प्रॉब्लम है और एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रॉब्लम है। वो आप बैंकिंग सेक्टर को भी ऑनबोर्ड लें, एक बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, बड़ा वेल रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, दुनिया भर में जो है आपका नाम होता है इसकी वजह से कि फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है, वहाँ इन्वेस्टर आता है। लेकिन तीन चीजें करने की जरूरत है। पॉलिसी लेवल पे टैक्सेशन को देखने की जरूरत है, दूसरा बैंक्स को अपने रिस्क प्रोफाइल्स और रिस्क टेकिंग पूरा जो इसका फ्रेमवर्क है उसको देखने की जरूरत है, तीसरा रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा है या जो लीगल सिस्टम है इसको भी देखने की जरूरत है कि स्टेज से हम जान छुड़ाएं और हम सेटल करें जल्दी चीज को, जिस तरफ भी हो चीज। ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, ये जब तक नहीं होगा तो ये आपको चीजें चलती नजर आएंगी और आपका जो मेन पर्पज है एक आम कॉर्पोरेट को, एक छोटे कॉर्पोरेट को, एक छोटे एसएमई को जो है पैसा मिले, कैपिटल मिले ताकि वो ग्रो कर सके, इन्वेस्ट कर सके, वो भी इसमें हल नहीं हो रहा। तो वो ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके अराउंड जो भी पॉलिसी बनाए वो एक बैलेंसिंग हो, तो मेरे ख्याल में सबके लिए विन विन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इस एडीआर इनकम टैक्स वाले इशू पर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और बहुत ही वैल्यूएबल है, चूँकि उनके नज़दीक एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है और इस पॉलिसी का पूरा फ़ायदा हमारे मुल्क की इकॉनमी को हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर को हो रहा था। वो बहुत आसान शराइत पर बैंक से कर्ज़े ले रहे थे और उससे बिज़नेस एक्टिविटी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी और मुल्क की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकती थी। मुल्क के मारूफ सनतकार हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम व्यापार में मौजूद थे, उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई और बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने अपनी कम्युनिटी का मौक़िफ़ आवाम के सामने रखा है और मुख्तलिफ़ इदारों से उन्होंने दरख्वास्त भी की, अपील भी की है कि किस तरह का किरदार इस पूरी सूरत हाल में उन्हें अदा करना चाहिए। क्या उनसे गुफ्तगू रही, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, ये ज़ाहिर है चूँकि आप भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आप या दीगर जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं बैंकों से जब बड़े बड़े कर्ज़े लेते हैं तो उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कोई कारोबार करना, बिज़नेस एक्टिविटी क्रिएट करना, जनरेट करना। लेकिन अब ये एडीआर की सूरत में जिस तरह इस वक्त बैंकों को महदूद किया जा रहा है, जो हुकूमती कोशिशें उनको इस वक्त एक ज़ाइल करने की कोशिश हो रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है? चूँकि आगे बिज़नेस एक्टिविटी काफ़ी महदूद हो सकती है इस तरह के इक़दाम से। तो देखिए, एडीआर जो है यानी एडवांस डिपॉजिट रेशो, ये गवर्नमेंट ने एक टूल डेवलप किया है या टूल डेवलप किया है जिसके तहत वो बैंकों को
इस तरफ रागिब करते हैं कि वो अपना 50% जो डिपॉजिट का जो है 50% एटलीस्ट वो प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करे। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडवांस डिपॉजिट रेशो है वो कोई 38% है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही एसएमई सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डिपेंड हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए ये टूल गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म ये डेवलप किया, और जो बैंक इसको कंप्लाई नहीं करते फिर उनके ऊपर 15% गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था ताकि बैंक इस तरफ रागिब हो। अब बैंक्स जो है उसमें तकरीबन पाकिस्तान के 12 के करीब बैंक्स जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोरेरीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इक्तिसादी या मुआशी मामलात हैं इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है, और एक दफ़ा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और इसमें असल में तो देखना चाहिए कि इस लॉ का जो बुनियादी मकसद है वो इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है, तो इससे ताकि बैंक जो है, अच्छा इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी है। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक जो है वो ज़्यादा लैंडिंग नहीं करता या 50% का जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक लैंडिंग नहीं करता तो वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए फिर वो डिपॉजिट को भी डिस्करेज करता है, ताकि वो समझता है कि मैं ना डिपॉजिट भी कम लूँ और आगे लैंडिंग भी कम करूँ। तो उससे क्या होता है कि जो आम लोग जो सेविंग पाकिस्तान में ऑलरेडी दुनिया में या खित्ते में सबसे कम है, तो वो फिर लोगों की सेविंग्स जो है वो भी बैंक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती, और वो फिर उस तरफ जाते हैं, रियल स्टेट में जाते हैं या फिर वो सोना खरीदते हैं या डॉलर खरीदते हैं। तो उसके लिए हमें एक उन्हें सही हेल्दी अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि ताकि वो लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करें और डिपॉजिट भी बैंक्स ले और फिर आगे उसको लैंडिंग भी करें। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को पाल दो कि हाई कोर्ट ने इसमें एक टेम्परेरीली उसमें स्टे ऑर्डर दिया, और मुझे लगता है कि ये 3 दिसंबर को जब ये केस चलेगा तो आई होप कि ये जो स्टे ऑर्डर है मुझे लगता है। और साहब हम अक्सर हम और आप और बाकी भी तमाम बहुत सारे लोग हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं, उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, लेकिन जब हुकूमत कहीं कोई अच्छा काम करने लगती है, कोई ऐसा काम जिसमें इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर चूँकि बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है उसका भी फ़ायदा हो, तो फिर शायद हमारे इदारों को भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है कि मुआशी मामलात भी अगर हम हमारे बैंक्स अदालत लेकर चले जाएँ तो अब मुआशी मामलात तो हुकूमत के साथ मिल बैठ कर भी तय हो सकते हैं। इसका कोई वे आउट निकाला जा सकता था बजाय इसके कि अदालत जाते, और अदालत को भी शायद इन दोनों को आपस में बिठाकर मामला तय करने की हिदायत दे देनी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है इस पर? अभी एहसन साहब से भी इस पर मैं राय लूँगा, पहले जाहिर साहब आप बता दीजिएगा। जी देखें, कोर्ट्स में होता ही है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस आते हैं तो गवर्नमेंट उसको एड इंटरम स्टे ऑर्डर यानी एक तरफा स्टे नहीं देती, और अदालत जो है वो दूसरी साइड यानी गवर्नमेंट को भी सुनती है, नोटिस देते हैं 10-15 दिन का, और जब उसमें फिर हुकूमत का वर्जन आता है तो उसके मुताबिक फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने एक तरफा अगर स्टे दिया है हाई कोर्ट ने तो ये भी एक थोड़ा गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि सेटबैक है, आल्दो कि मुझे तवक्को है कि 3 दिसंबर को ये वेकेट हो जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल गवर्नमेंट के लिए ये सेटबैक है। और हमारी अदालतों को चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको एक तरफा स्टे देने की बजाय दूसरे फरीक को, ख़ास तौर पे हुकूमत का जहाँ कोई मसला आता है तो उसको ज़रूर उन्हें, और जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, सुनना चाहिए। इसी तरीके से अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई 3000 अरब रुपए के जो केसेस हैं इसके जो FBR के टैक्स रिलेटेड वो भी अदालतों में पेंडिंग है, और वो कह रहे थे कि ये 3000 अरब रुपए आ जाए हमारे पास तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सारे केसेस भी गलत ही होते हैं नॉर्मली, और कोर्ट्स में जाके वो सस्टेन नहीं करते। लेकिन ये एक हकीकत बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि सैकड़ों हज़ारों केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है। आमतौर पर लिटिगेटर्स क्या करते हैं कि वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उनको स्टे मिल जाता है और उसके बाद फिर उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं, उस केस को चलने नहीं देते ताकि उसका कोई फौरी तौर पे फैसला ना हो सके। तो अदालतों में जो हज़ारों मुकदमात पेंडिंग है हमारे,
तो वो इसी वजह से पेंडिंग होते हैं कि लिटिगेंट्स जो हैं वो इसमें डेट्स लेते रहते हैं। तो इसमें अदालती निज़ाम में मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहबान को इसमें नोटिस लेना चाहिए, और फिर ये हमारी असेंबली को भी इस सिलसिले में कोई ऐसी कानून साजी ज़रूर करनी चाहिए कि जिसमें अदालतें जो हैं वो अपना जो उनका क्या कहना चाहिए जो लैंडस्केप है या अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसका ऐसा सही तयन होना चाहिए कि जिसमें मामलात इस तरह के होते हैं, मुआशी मामलात, इक्तिसादी मामलात, तो उसमें वो बगैर देखें कोर्ट का इख्तियार तो हम नहीं छीन सकते। कोर्ट का इख्तियार अगर मिलेगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे एग्जेक्टिव जो है वो गलत फैसले भी करती है और फिर ज़बरदस्ती भी करती है। इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अदालतों के इस इख्तियार को कि वो जो एक तरफा स्टे देते हैं, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर फाइन ट्यून किया जाए तो बेहतर होगा। तो गुफ्तगू मियां जाहिद हुसैन साहब की आपने सुनी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस पॉलिसी की हिमायत की और कहा कि बैंक्स को अदालत नहीं जाना चाहिए था, और अगर बैंक्स अदालत चले भी गए तो फिर अदालत को भी इस वक्त मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी ऑर्डर पास करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी इससे मुताल्लिक, और फिर जो IMF का एक अचानक रिव्यू हुआ उस रिव्यू की कितनी अहमियत थी और कितनी बड़ी वो वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, उस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF का वफ़द 11 नवंबर को पाकिस्तान में आया, 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहा, और IMF का जो प्रोग्राम है $7 अरब का, उसमें जो 40 शराइत पाकिस्तान के सामने रखी गई थी, किस किस शर्त को पाकिस्तान किस तरह आगे लेकर चल रहा है इसका जायज़ा लिया गया, और एक मजमूई तासुर ये उभर रहा है कि उस मिशन के मुशाहिदे में पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में काफ़ी पीछे दिखाई दिया है। ख़ासतौर पर जो एक टैक्स का शॉर्टफॉल है, इब्तदाई 4 माह का 189 अरब का, वो मौजूद है। फिर ताजिरों से जो ड्यू टैक्स लेना था, जो मुकर्रर करदा हदफ था, उसके मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी हमारा FBR जमा नहीं कर पाया। ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हुई। तो अगर इसी तरह का ये सिलसिला जारी रहा, ये इस रिव्यू को एक वेकअप कॉल के तौर पर तो लिया जा सकता है, लेकिन अगले रिव्यू के आने तक कौन कौन से मामलात पाकिस्तान को मजीद बेहतर करने होंगे अगर इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हैं, चेयरमैन कैटरेट के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले अली फरीद साहब, चूँकि हमारे मुल्क में इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टर की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की एक बड़ी वैल्यू है, प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा अहम किरदार है हमारी मुल्क की इकॉनमी को ग्रो करने में। और रिसेंटली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा स्टे ऑर्डर देखा जो कि बैंक्स के हक़ में गया, जिसमें ADR का जो टैक्स था जो हुकूमत को जमा करना था, और कोई 197 अरब की वो रकम बनती थी, और उसको बचाने के लिए बैंक्स अब ये अदालत चले गए, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर को अपने लोन्स हासिल करने में बड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो इकनॉमी हमारी बड़ी स्लो डाउन हो सकती है, हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटी थी या जो बिज़नेस एक्टिविटी, उस पर बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल पर भी आपकी एक राय में जानना चाह रहा था कि ये हम अब इकनॉमी के मामलात को भी अदालतों में लेकर चले जाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो पहलू है। एक तो जिस तरह आपने बोला कि बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के बैंक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करें और लोन्स दे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो हो। आपने देखा है कि पिछले 12 महीने में 18 महीने में हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज तो हुई है, मगर अभी ग्रोथ की तरफ हम नहीं गए। ग्रोथ के लिए जाने के लिए ज़रूरी है कि अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो पाकिस्तानी बैंक्स लेंडिंग करें प्राइवेट सेक्टर की, और ताकि प्राइवेट एक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो बैंक इसीलिए क्रिएटेड है, इन बैंकों को लाइसेंस इसलिए दिए हुए हैं कि वो डिपॉजिट वो इसलिए लेते हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को लोन दे, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट को दोबारा लैंडिंग कर दे। तो इसलिए जो बैंक का फंक्शन है वो उनको करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका सवाल का पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारे कोर्ट जब भी इकोनॉमिक मैटर्स में इन्होंने इंटरवीन किया है, पाकिस्तान का लॉस ही कराया है। इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा है। स्टील मिल्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया इन्होंने। वो दिन और आज का दिन, ना सिर्फ वो डील नहीं हो सकी जबकि वो एसिड डिस्ट्रॉय हो गया। तो पाकिस्तान के कोर्ट्स को क्योंकि उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग वीक है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी वो उन्होंने इंटरफेयर किया है उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लेंडिंग करना बैंक को उनकी ड्यूटी है। सही। और फिर अली फरीद साहब, जाहिर है कि इसमें अब जिस तरह का एक स्टे ऑर्डर आ गया, अब अगली समाअत है, उस पर फिर वो मामला आगे बढ़ना है। तो ये मामला आपको लगता है कि अदालत से बाहर भी डील हो सकता था, और अगर अदालत चला गया है
तो अदालत को भी तमाम बुनियादी जो नुकात हैं, बुनियादी ज़रूरियात इस वक्त जो मुल्क की और जो मफादात हैं उनको सामने रखना चाहिए कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जहाँ हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, जहाँ हम प्राइवेटाइजेशन के लिए भी इस वक्त जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत ही मोहतात और बहुत एहतियात के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर का भी मोरल डाउन ना हो और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे साथ साथ। जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि आपने सही कहा कि कोर्ट्स को ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स का और बैंक्स की फिड्यूशियरी ड्यूटी का, मगर इसमें साथ साथ रोल जो है वो स्टेट बैंक का भी बनता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक बहुत पावरफुल है, वो बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है और उसके पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने के, मॉरल सुएजन होती है। सो आई थिंक कि अगर स्टेट बैंक एक एक्टिव रोल प्ले करे तो आई एम श्योर के बैंक्स विल heed to the requirements of state bank। तो the fact कि अगर नहीं हुआ तो उसमें शायद ऐसा भी खदशा है कि शायद स्टेट बैंक की तरफ से भी इतना स्ट्रांगली इस बात को इन्फोर्स कराने की कोशिश ना की गई हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि स्टेट बैंक भी अपना रोल प्ले करे यहाँ पर। और अली फरीद साहब, स्टेट बैंक का वो रोल अगर उसको थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करें तो वो क्या हो सकता है? स्टेट बैंक किस तरह से अपना किरदार अदा करे? जो कोई 1 दर्जन के करीब बैंक्स हैं इनको कैसे रोके? चूँकि अब ये टैक्स तो इन पर ड्यू है, 2022 में हमने देखा है पॉलिसी पहली बार हुकूमत लेकर आई, उससे अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता था। 2023 में इस पॉलिसी को खुद ही हुकूमत ने विड्रॉ किया, 24 में फिर ये एप्लीकेबल हो गई। तो अब कुछ सोच समझकर ही पॉलिसी बनाई जा रही होगी, जो कि एक बहुत बेहतर पॉलिसी है, जिससे आप ज़ाहिर टैक्स भी हासिल कर रहे हैं, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर का एतमाद भी बढ़ा रहे हैं। तो अब स्टेट बैंक का इसमें क्या किरदार हो सकता है? जी, स्टेट बैंक इफेक्ट जनरली एक बड़ा हैंड्स ऑन रेगुलेटर है। वो बैंकों को हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है और उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है बैंकों के ऑपरेशंस के ऊपर, बड़ा एक तरीके से माइक्रो मैनेज भी करता है। तो इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि बैंकों को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को लेंड करे। यही एक बैंक का फंक्शन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में। बैंक आप बनाती इसलिए कि आप आवाम लोगों से डिपॉजिट रेज करें और फिर आप उसको लेंड आउट करें। अगर एक किसी मुल्क पे बैंक लेंडिंग नहीं करते, जैसा पाकिस्तान में नहीं कर रहे, तो पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम जो है वो रुक जाता है, क्योंकि जो लोन्स है वो प्राइवेट सेक्टर के पास आती नहीं है, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे तो स्टेट बैंक के पास एक बड़ा अच्छा केस है कि आप जब आपने बैंकिंग लाइसेंस लिया है तो आपने लाइसेंस लिया ही इसलिए है कि आप लेंडिंग करेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो फिड्यूशियरी रिक्वायरमेंट्स थी, उसको पूरा नहीं कर रहे। सो सर्टेनली देयर इज अ एक्टिव रोल फॉर स्टेट बैंक इन हियर इन enforcing whatever the regulation is in terms of what the desire of the government is। चलें, हम उम्मीद ही करते हैं कि स्टेट बैंक भी अपना एक्टिव रोल इसमें प्ले करे और एक बेहतर नतीजा इस मामले का निकला। जो IMF का वफ़द पाकिस्तान आया, एक वेकअप कॉल IMF ने पाकिस्तान को दे दी कि आप बहुत सारे मामलात में अभी बहुत पीछे हैं, टैक्स शॉर्टफॉल आपका मौजूद है, ताजिर दोस्त स्कीम आपकी नाकाम हो चुकी है, जो रिफॉर्म्स है वो शायद बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, अमली तौर पर वो कोई ख़ास ऐसे रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे। ये कितनी ज़रूरी वेकअप कॉल थी अगले रिव्यू से पहले, और IMF के प्रोग्राम पर क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? डिसीजन तो हो चुका है, पाकिस्तान का प्रोग्राम हासिल हो चुका है, क्या शराइत मज़ीद सख्त हो सकती हैं अगर हमारी स्पीड इसी तरह स्लो रही है, टैक्स शॉर्टफॉल इसी तरह जारी रहा हमारा? जी देखिए, IMF का आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि IMF की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट की, एक उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश की है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कोई क्रिटिक नहीं की, उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। तो जो बाकी जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन प्राइवेट एनालिसिस है कि जो हमने टारगेट्स दिए हुए थे शायद हम उनके ट्रैक में नहीं है, मगर IMF की फॉर्मल स्टेटमेंट में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। उसमें तो यही लिखा हुआ है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस। मगर इसके IMF के मिशन के जो उनके असेसमेंट हुई थी उसके कई पहलू है। एक पहलू ये है कि द फैक्ट कि वो बड़ी जल्दी आ गए और वो दोबारा अब आएंगे और फिर दोबारा असेस करेंगे। इसका मतलब है कि वो आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आपके प्रोग्रेस को। दूसरा, वो आपके साथ बार बार एंगेज होंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही है। अभी स्टेटमेंट उनकी जैसा मैंने बोला कि पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो उसमें तो कोई ऐसा डिटेल नहीं है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम है, मगर हमें पता है कि टैक्स कलेक्शन कम है या ट्रैक पे नहीं है। तो डेफिनेटली दिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको पैसे दे दिए और आपसे रिफॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगली ट्रांच लेने के लिए, उसका हिस्सा लेने के लिए आपको यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट्स व्हिच यू मेड।
तो चंद फैक्ट्स तो अली फरीद साहब ये सामने ही है ना कि 4 महीने में 189 बिलियन का ये शॉर्टफॉल मौजूद है। एक बड़ा सेक्टर है ताजरों का, लाखों की तादाद में वो लोग हैं जिनसे वो टैक्स नहीं हुकूमत ले पाई, उनकी स्कीम नहीं कामयाब हो सकी। फिर जो नेट को ब्रॉडन करना था, दूसरे सेक्टर्स तक लेकर जाना था, वो भी नहीं हो सका है। तो ये सारी चीज़ें तो वो भी नोट करके गए होंगे, चाहे उन्होंने अभी कोई तनकीद नहीं की, लेकिन वो अगले रिव्यू में तो इस पर सवाल पूछ सकते हैं कि जी हम नवंबर में आए थे आपके पास और हमने एक हल्का सा इशारा आपको दिया था, आप तब भी नहीं जागे। तो अगर अगले रिव्यू तक भी हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया तो किसी मुश्किल में फिर हम आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, और इसीलिए वो रिव्यू करने आते हैं। और ज़रूर हमारी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स दी होंगी कि आप फिक्र ना करें, अगले रिव्यू तक हम ये सारी चीज़ें पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सो आई एम श्योर कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉग्निजेंट ऑफ द सीरियसनेस, एंड आई एम श्योर कि उनको इस पे काम करना पड़ेगा। और अभी तक हमने जो भी गवर्नमेंट की तरफ से देखा है कि दे रियलाइज दैट इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और उसमें डिलीवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये बड़े मुश्किल स्टेप्स है, बड़े मुश्किल रिफॉर्म्स है, मगर मेरे ख्याल में हुकूमत को उसकी संजीदगी का एहसास बड़ा डीपली है। और यही हमें देखना आगे कुछ अगले महीनों में। आई थिंक देयर विल बी एन कंसर्टेड एफर्ट इन इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन। सही। और इसका कोई आसान सा हल आपकी नज़र में है कि जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ डाले बगैर इसको हुकूमत पॉसिबल भी कर ले, IMF भी मुतमईन हो जाए और हमारे मुल्क के एक आम आदमी पर भी कोई ख़ास असर ना पड़े? ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि कोई आसान तरीका है, तो इसमें कोई आसान तरीका नहीं है। और इसी वजह से हम ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये जो सारे रिफॉर्म्स है ये सारे बड़े मुश्किल हैं, और इस मुश्किल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट के बगैर ऐसे रिफॉर्म नहीं कर सकेगी। मगर मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त हुकूमत को इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने IMF से पैसा लिया है, हमने कमिटमेंट्स किए है कि हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे, अपने रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे, टैक्स नेट को वाइड करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करेंगे। तो इस सब पे डिलीवर करना हमारी मजबूरी भी है, हमारा वादा भी है, हमारी कमिटमेंट भी है। और अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है वो हमारी इकोनॉमी उसको डील नहीं कर सकेगी, सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इट्स एग्जिस्टेंशियल एज वेल फॉर अस। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, माहिर माशियात, चेयरमैन के ट्रेड। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।